हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आई एम ममता डाल। स्टूडेंट्स, आज अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की क्विज फर्स्ट। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक में जैसे हमारे प्लांट के फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, जैसे कि प्लांट्स में डिफ्यूज़न कैसे होता है, ऑस्मोसिस कैसे होता है, उसके अलावा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस हैं, इम्बाइबेशन है और फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारे के सारे टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। इसलिए अपने एक साथ सारे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन मेंशन नहीं कर सकते, बट अपने कुछ इसके क्विज बना लेते हैं जिसमें अपने वन बाय वन जो टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे। तो देखिए, आज जो सबसे पहले अपनी क्विज फर्स्ट है उसमें मैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो मेन टॉपिक लेने वाली हूँ प्लांट वाटर रिलेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्विज का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय। हिंदी में गैसें जैसे कि O2 व CO2 प्लाज्मा झिल्ली को पार करती है। ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द्वितीयक सक्रिय परिवहन, पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द बाइलिपिड लेयर, लिपिड बाइलेयर, निष्क्रिय विसरण लिपिड झिल्ली से, स्पेसिफिक गैस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन द्वारा विशेष प्रकार का गैस परिवहन, और डी नंबर ऑप्शन है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राथमिक सक्रिय परिवहन। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। जैसे कि ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे आप थोड़ा नोटिस कीजिए, ऑक्सीजन और CO2। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डिफ्यूजन टॉपिक में पढ़ाया है कि जो गैसेस होती है वो हमेशा ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और वी कैन से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती है, बाइलिपिड लेयर को क्रॉस करने की कैपेसिटी रखती है। अब यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। गैसेस कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव नहीं करेगी मेम्ब्रेन से। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पहला ए नंबर और डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सी नंबर देखिए, स्पेसिफिक गैस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये सिंपल गैसेज है, ये डायरेक्ट लिपिड लेयर को क्रॉस कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस कैन ओनली बी एक्यूमुलेटेड अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय। किसी पदार्थ का सांद्रता प्रवणता के विपरीत एकत्रित होना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आप टर्म पे नोटिस कीजिए, एक्यूमुलेटेड अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। पहले मैं आपको इसका मीन्स एक्सप्लेन करूंगी। ऑप्शन में देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुसाध्य विसरण, पैसेज थ्रू आयन चैनल द्वारा परिवहन, डिफ्यूजन थ्रू यूनिपॉट एक तरफ विसरण, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीन्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जो है, मान लीजिए ए है वो सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है उसके, और यहाँ पे क्या है 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो नेचुरली देखा जाए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरली देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट इधर होने चाहिए, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट स्टूडेंट्स, ऐसे होने लग जाए मीन्स 5 मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जस्ट एंटी काम हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ये है कि कोई सब्सटेंस उधर मूव कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीन्स क्या, नेचुरली क्या होना चाहिए, 10 जो है वो 5 की तरफ जाना चाहिए, बट यहाँ पे अगेंस्ट मतलब जस्ट एंटी हो रहा है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है, जब कोई अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो हमेशा ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। सो स्टूडेंट्स, 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर है? यस। विलेय का नहीं बल्कि जल का कोशिका झिल्ली द्वारा परिवहित होना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे, ये कोई मेम्ब्रेन है, ये सोल्यूट पार्टिकल है, और ये यहाँ पे क्या है, जल है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को सोल्यूट पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पा रहे, ओनली कौन क्रॉस कर पा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पा रहे हैं, जल के अणु मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब कोई मेम्ब्रेन से ओनली वाटर के पार्टिकल्स और वी कैन से जल के अणु गति करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस या परासरण। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल डिफ्यूजन नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉल्वेंट डिफ्यूजन नो,
सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ऑस्मोसिस, परासरण बोला जाता है इस प्रोसेस को। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे, which of the following following statement is not correct about the phospholipid molecule in the plasma membrane? कोशिका झिल्ली में उपस्थित फोस्फोलिपिड के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? स्टूडेंट्स सबसे पहली बात को आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है विच इज फोस्फोलिपिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड होता है। अब स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए ये फोस्फोलिपिड है, ठीक है, ये इसका जो होता है वो हेड पार्ट होता है, ये इसका क्या होता है, टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट जो होता है वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, टेल पार्ट जो होता है वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। द पोलर हेड फेस आउटवर्ड, अभी मैं आपको स्टूडेंट्स डायग्राम दिखाऊंगी, उसके अंदर आप देखना, मैं आपको ऑप्शन पढ़ देती हूँ पहले। द पोलर हेड फेस आउटवर्ड, जो ध्रुवीय सिर होता है वो बाहर की ओर होता है। द नॉन पोलर टेल, अध्रुवीय जो पूंछ होती है वो अंदर की ओर होती है। द पोलर हेड हाइड्रोफोबिक, जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक या आप बोल सकते हैं जल विरोधी होता है। और डी नंबर ऑप्शन, द नॉन पोलर टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, मीन्स जो पूंछ भाग है वो क्या है, जल विरोधी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो है ये यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है, फोस्फोलिपिड है, जिसके अंदर जो ये पार्ट होता है तो हेड पार्ट होता है, ये जो होता है ये टेल पार्ट होता है। ठीक है, अब सुन देखिए हेड पार्ट जो है वो बाहर की ओर आउटवर्ड है, जबकि टेल पार्ट जो है वो इनवर्ड है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन मैच करते हैं। द पोलर हेड फेस आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। द नॉन पोलर टेल्स फेस इनवर्ड, टेल पार्ट जो है वो अंदर की ओर, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे जो पूंछ भाग है वो इस तरीके से अंदर की ओर है। सी नंबर ऑप्शन, द पोलर हेड हाइड्रोफोबिक, मीन्स ये जो है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, ये जो हेड पार्ट होता है ये हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है, जबकि ये जो भाग होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा सी। अपने को यहाँ पे रॉन्ग जो स्टेटमेंट चुनना था, यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो हेड पार्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि इसने यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्लियर है? यस। 5 नंबर क्वेश्चन, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन। यस, हिंदी में अपने बात करें, सोडियम व पोटेशियम आयन कोशिका झिल्ली द्वारा किन प्रोटीन की मदद से पार होते हैं, पर नहीं है ये, पार होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे सेल रिकॉग्निशन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, रिसेप्टर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी में भी सेम यही ऑप्शन रहेंगे। सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं ये हमेशा ही मतलब बिना, जैसे अपने बोले कि ये मतलब बिना किसी प्रोटीन की हेल्प से मूव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, अगर कोई पार्टिकल डायरेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है देन आप उसे क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। बट स्टूडेंट्स कोई पार्टिकल अगर ये जो प्रोटीन है, जैसे कि ये चैनल प्रोटीन है और ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो हमेशा ही चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं। यस। 6 नंबर क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। यस, ट्रू, फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हिंदी में बात करें, फॉस्फोलिपिड में क्या जल स्नेही व जल विरागी, और सॉरी यहाँ पे जल स्नेही व जल विरोधी आना था, दोनों भाग प्रेजेंट होते हैं। यस, अभी अपने डिस्कस किया था ये वाला जो पार्ट होता है ये जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि ये जो पार्ट होता है जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक। मींस फॉस्फोलिपिड में दोनों पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। सो वी कैन से 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दैट इज ए, है ना, क्योंकि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट रहती है, ट्रू आएगा इसका। उसका नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द पिक्चर। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में किस प्रकार का डिफ्यूजन दिखाई दे रहा है? तो स्टूडेंट्स देखिए पहले आप कंसंट्रेशन को देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ठीक है, पहले अपने ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स जब कोई पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट बिना किसी प्रोटीन को यूज किए हुए मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उसे हमेशा क्या बोलते हैं हम, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली जो डिफ्यूजन होता है पैसिव प्रोसेस ही होता है। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन आएगा। दो तरीके के डिफ्यूजन होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो होता है जिसमें किसी प्रोटीन को यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए
अगर कोई पार्टिकल इन स्पेसिफिक प्रोटीन को यूज करते हुए मूव करता है देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। तो आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे कोई भी प्रोटीन आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो अमाउंट है, जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ओनली 2 मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे राइट आंसर बी है, एक्टिव नहीं हो सकता। एक्टिव तभी होता है जब ये प्रोसेस इधर हो रहा होता, लो कंसंट्रेशन टू हाई, बट ऐसा नहीं है, ना ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। 8 नंबर क्वेश्चन, ए प्रोटीन बाइंड विद ए सब्सटेंस एंड हेल्प टू मूव इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो पदार्थ को अपने साथ बांधकर झिल्ली को पार करवाते हैं। ऑप्शन है कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स देखिए आप इस डायग्राम में, ये जो है ये चैनल प्रोटीन है और ये कैरियर प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन किसी पार्टिकल को डायरेक्ट मूव करवाते हैं, जबकि जो कैरियर प्रोटीन होते हैं पहले वो पार्टिकल को अपने साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद में उसको मूव करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर आएगा दैट इज कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन अपना राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 9 नंबर, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू, हिंदी में बता देती हूँ, जीव द्रव्य कुंचन होता है एब्जॉर्प्शन अवशोषण से, ऑस्मोसिस परासरण से, एंडोस्मोसिस अंतःपरासरण से, एक्जोस्मोसिस बाह्य परासरण से। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। प्लाज्मोलाइसिस का मीन्स क्या होता है, जब सेल के अंदर प्रेजेंट जो वाटर होता है वो बाहर रिमूव हो जाता है और सेल का प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। तो हमेशा ही प्लाज्मोलाइसिस में वाटर बाहर निकलता है, सो वी कैन से इट इज एक्जोस्मोसिस, वाटर का बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने बात करते हैं, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन एक साथ रिपीट हो गए, सेम वही क्वेश्चन है 10 नंबर, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू जीवद्रव्य कुंचन होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका एक्जोस्मोसिस है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने बात करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, यहाँ पे पदार्थ नहीं आएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का विसरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन देखिए, ऑस्मोसिस परासरण, इम्बाइबेशन अंतःचूषण, ट्रांसलोकेशन परिवहन या स्थानांतरण, डिफ्यूजन विसरण। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन और वी कैन से जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उससे जब वाटर निकलता है, जल का जो परिवहन होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज ऑस्मोसिस। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, when resin placed in water, resin swell up as a result of, यहाँ पे resin आना था। किशमिश जो होती है, किशमिश का पानी में फूलना किस प्रकार की प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स अपने को पता है किशमिश जो फूलती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अधिशोषण, प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य कुंचन, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, और लास्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन या विसरण। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल सा अपने को पता है, किशमिश में पानी जो एंटर करता है वो हमेशा ही एंडोस्मोसिस के प्रोसेस से करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है सी, एंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू सेल्स ए एंड बी आर कंटिन्यूअस, सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10, टारगेट प्रेशर 7 एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज 3, and cell B has osmotic pressure 8, target pressure 3 and diffusion pressure deficit is 5 atm. The result will be, अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। पहले तो मैं आपको एक मतलब सेल ड्रॉ करके बना के दिखाती हूँ और फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ये होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DPD। इसका फॉर्मूला होता है OP माइनस TP। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पहले ये A सेल है और ये B है, इन दोनों की अपने सबसे पहले A की बात करते हैं। A जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10 है। ठीक है, और टारगेट प्रेशर कितना है, 7, तो -7 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो अपना DPD कितना आएगा, 3। ठीक है, सेकंड सेल जो है स्टूडेंट इसने मेंशन भी किया है, DPD जो है वो कितना है, 3 है। सेकंड जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 8 है, टारगेट प्रेशर कितना है, 3 है। ठीक है, तो DPD कितना आएगा, 5। मीन्स स्टूडेंट्स A जो नंबर सेल है उसका DPD 3 है, B नंबर सेल जो उसका DPD क्या है, 5 है। अब स्टूडेंट्स DPD का मीन्स क्या होता है, डिमांड ऑफ वाटर, मतलब पानी की डिमांड कितनी है।
अब यहाँ पे आपको मूवमेंट को समझाना है कि पानी कहाँ से किस में जाए, ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा, या पानी की गति नहीं होगी, या आप ये बोल सकते हैं दोनों साम्य अवस्था में है। तो इसमें से आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझना है हमेशा ही जिसका डीपीडी ज़्यादा होता है मतलब पानी की डिमांड ज़्यादा है, इसके पास पानी कम है तभी डिमांड ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स पानी जो है वो कहाँ से जाएगा, ए से बी में जाएगा, मतलब यहाँ पे डिमांड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी वहीं पे पानी जाएगा। तो स्टूडेंट्स पानी का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, ए से बी में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सी है। इस तरीके के क्वेश्चन जो प्लांट फिजियोलॉजी नेक्स्ट क्विज डालूंगी उसके अंदर भी मैं मेंशन करूंगी, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला है। तो स्टूडेंट्स 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें पहले आप इस तरीके से सेल बना लीजिए, कोशिका बना लीजिए, देन आपके लिए क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 14 नंबर, ए सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, किस प्रकार के विलयन में कोशिका फूलती है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अपने बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये किस कंडीशन के अंदर स्वेल करेगी, किस कंडीशन में फूलेगी। पहला ऑप्शन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराश्रयी विलयन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराश्रयी विलयन, तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सम पराश्रयी विलयन, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोशिका हमेशा उसी विलयन में फूलती है, उसी सॉल्यूशन में फूलती है जिसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स हम उसे कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। वैसे आपको नाम से पता है हाइपोटोनिक, हाइपो का मीन्स होता है कम, तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पादपों इन प्लांट्स वाटर राइजेस अपवर्ड थ्रू, पादपों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कैम्बियम से होता है, स्टोमेटा से होता है, जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है। अपने सभी ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं। कैम्बियम जो होती है ये सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि में मदद करती है। स्टोमेटा से हमेशा ही ट्रांसपिरेशन या आप ये बोल सकते हैं वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम, यस, पूरे प्लांट में जो वाटर का कंडक्शन करता है, पानी को जो मूव करवाता है वो जाइलम करवाता है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट है। फ्लोएम जो होता है वो फूड को मूव करवाता है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट 16 नंबर, द आउटर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल सैप इज कॉल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक सेल है, उसकी कंसंट्रेशन और एक बाहर का सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। जैसे कि मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन 10 है और इसकी कंसंट्रेशन भी 10 है, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या है, बाह्य विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस के सांद्रता के बराबर हो। तो पहला ऑप्शन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जो बाह्य सॉल्यूशन होगा, जो आउटर सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल होती है देन जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कौन सा बोलते हैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मीन्स क्या है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन एक जैसी है। नेक्स्ट है 17 नंबर, सेल्स बिकम्स टर्जिड ड्यू बिकॉज ऑफ, कोशिका फूलती है क्योंकि। यस स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन, एक्जोस्मोसिस, बाह्य प्रासरण, एंडोस्मोसिस, अंतःप्रासरण, डिफ्यूजन, विसरण। स्टूडेंट्स आपको पता है टर्जिड का मीन्स क्या होता है, फूलना। कोशिका तभी फूलेगी, सेल तभी फूलेगी, टर्जिड होगी जब एंडोस्मोसिस मतलब वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंडोस्मोसिस अकर्स व्हेन द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन, कोशिका में अंतःप्रासरण होता है जब हम उसे निम्न विलयन में रखते हैं। अभी अपने डिस्कस किया था, देखिए वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और कंसंट्रेशन कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा ही सेल के अंदर पानी एंटर करता है, मींस एंडोस्मोसिस होता है। और हमसे पूछा भी यही गया है, एंडोस्मोसिस अकर्स व्हेन मतलब अंतःप्रासरण कब होता है। तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं, आइसोटोनिक समप्रासरी नहीं, हाइपोटोनिक अल्प प्रासरी, ये बिल्कुल सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली होती है, परमिएबल, पारगम्य, इम्परमिएबल, अपारगम्य, सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य, डी सिलेक्टिवली परमेबल। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर आएगा डी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर, ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ, अर्धपारगम्य झिल्ली निम्न पदार्थों का गमन होने देती है। स्टूडेंट्स आपको मैंने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन करवाई, जैसे मैंने 4 टाइप की मेम्ब्रेन करवाई है, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा ही जो मूव करने देती है
वो सॉल्वेंट को मूव करने देती है और वी कैन से वाटर को मूव करने देती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता, परमेबल जो सभी मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, विले और विलायक दोनों को मूव करने देती है। इम्परमेबल जो किसी को भी मूव नहीं करने देती। सेमी परमेबल जो ओनली वाटर को मूव करने देती है। और सिलेक्टिवली जो कि सिलेक्ट करके मटेरियल्स को लेती है। यहाँ पे सेमी परमेबल का आपने से नेचर पूछा है, तो सेमी परमेबल का आंसर आएगा सॉल्वेंट, मीन्स ये वाटर को मूव होने देती है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्राहम्स रूल्स इज कोरिलेटेड विद, ग्राहम का नियम संबंधित है ऑस्मोसिस से है, मतलब परासरण से है। ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियमन से है। डिफ्यूजन विसरण से है। एड्जॉर्प्शन अधिशोषण से है। तो स्टूडेंट्स ग्राहम रूल जो है, जैसे कि मैंने आपको डिफ्यूजन टॉपिक पढ़ाया है, तो उसके अंदर मैंने आपको करवाया है कि डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा ही डेंसिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राहम रूल है वो किससे रिलेटेड है, डिफ्यूजन से रिलेटेड है। तो अपना जो राइट आंसर है इसका सी राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टोनोप्लास्ट इज, टोनोप्लास्ट होती है परमेबल, पारगम्य, इम्परमेबल, अपारगम्य, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य, सिलेक्टिवली चयनात्मक। सुन, सबसे पहले आपको टोनोप्लास्ट का पता होना चाहिए। जैसे कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बीच में लार्ज साइज की सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और इसका नेचर सेम वैसा ही होता है जैसा कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, मीन्स चयनात्मक प्रवृत्ति की होती है। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज डी। नेक्स्ट है, सेल वॉल इज, कोशिका भित्ति है, परमेबल, पारगम्य, इम्परमेबल, अपारगम्य, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य, सिलेक्टिवली परमेबल, चयनात्मक। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली जो सेल वॉल होती है वो परमेबल होती है, पारगम्य होती है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन में अगर ये दिया होता कि सुबेरिन से बनी हुई सेल वॉल जो होती है, तो सुबेरिन जिसमें और या लिग्निन जिस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वो तो होती है इम्परमेबल। लेकिन अपने डायरेक्ट पूछा है सेल वॉल, तो सेल वॉल नॉर्मली जैसे सेलुलोज अमाउंट रहता है, तो सेल वॉल जो होती है नॉर्मली परमेबल होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हेन सोल्यूट इंक्रीज देन ओपी विल बी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता जाता है हमेशा ही ओपी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज़ आपको मैंने बताई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ए। जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इंक्रीज होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका दे चुकी हूँ, मैंने जो इसका वीडियो लेक्चर बनाया है। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम सोल्यूट बढ़ाएंगे हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा गलत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल सेलाफोन, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। इम्परमेबल सुबेरिनाइज सेल वॉल, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अपारगम्य होती है सुबेरिनाइज, जिस सेल वॉल में जिस कोशिका भित्ति में सुबेरिन जम जाता है वो इम्परमेबल अपारगम्य हो जाता है। चैनल प्रोटीन में बाइंडिंग साइट होती है, नहीं होती, ये गलत ऑप्शन है। और डी नंबर और देख लेते हैं, पैसिव मूवमेंट मतलब निष्क्रिय परिवहन, इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है, ये ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनमें से गलत कॉम्बिनेशन है वो सी है। तो अपना इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए, राइट आंसर देखा जाए तो सी है, क्योंकि यही गलत कॉम्बिनेशन है। अब देखिए आप यहाँ पे जैसे कि ये जो है ये यहाँ पे चैनल प्रोटीन है और ये कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन में बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे बाइंडिंग जो मॉलिक्यूल होता है बाइंड होता है फिर मूव होता है। लेकिन यहाँ पे चैनल प्रोटीन में किसी भी टाइप की बाइंडिंग साइट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैनल प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट इसने बोला है, तो इसका जो यहाँ पे चैनल प्रोटीन में बाइंडिंग साइट नहीं होती। अगर यहाँ पे कैरियर प्रोटीन दिया होता देन अपने इसको सही मान लेते, बट स्टूडेंट्स चैनल प्रोटीन में बाइंडिंग साइट नहीं होती, सिर्फ कैरियर में होती है। और पैसिव मूवमेंट में डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई दो सॉल्यूशन है, यहाँ पे 10 है इसकी कंसनट्रेशन, यहाँ पे 5 है। ठीक है। जब तब तक दोनों के बीच में प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये दोनों तरफ कंसनट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोनों तरफ 12 मॉलिक्यूल हो चुके हैं फॉर एग्जांपल। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मैंने जस्ट यहाँ पे एग्जांपल या आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी, कंसनट्रेशन जब इक्वल हो जाएगी, फिर मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल इधर आएंगे 2 मॉलिक्यूल इधर आएंगे, मीन्स नेट मूवमेंट 0 होती है। लेकिन मूवमेंट जो होती है वो चलती रहती है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स 25 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, या स्टीफन एल्स। ठीक है। पादप कारिकी के पिता
नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी के पिता जेसी बोस, जगदीश चंद्रा बोस। ऑस्मोसिस डेमोस्ट्रेट बाय, प्रासरण का प्रदर्शन किया जाता है ऑस्मोस्कोप, ऑस्मोमीटर, पोटोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर आएगा स्टूडेंट्स ऑस्मोस्कोप से हम करते हैं, ऑस्मोमीटर इसका नहीं होगा आंसर। पोटोमीटर से हम ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करते हैं, मैनोमीटर से हम जो गटेशन होता है और वीकेंड से रूट प्रेशर जो होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मूल दाब का। और यहाँ पे ऑस्मोसिस का पूछा है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब का मापन किया जाता है ऑस्मोस्कोप, ऑस्मोमीटर, पोटोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑस्मोमीटर। प्रासरण दाब जो होता है उसका मापन जो हम करते हैं वो ऑस्मोमीटर से करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये चीज़ें पूछी गई है कि जब हम प्रासरण के प्रोसेस को प्रदर्शित करना चाहते हैं, मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, देन आप जिस अपरेटस के थ्रू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पोटैटो ले लिया, आलू ले लिया, आप उस आलू के थ्रू ऑस्मोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या, ये क्या है, ऑस्मोस्कोप है। या फिर आप थिसन फनल जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम फनल को लेके, कीप को लेके पर्चमेंट पेपर लगा के मतलब एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, तो वो भी क्या होता है, ऑस्मोस्कोप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब को मेजर किससे किया जाता है, तो ऑस्मोमीटर से। और नेक्स्ट है ओपी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का प्रासरण दाब होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी कि जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता है, विलेय बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में मीन्स सोल्यूट नहीं है, विलेय नहीं है। तो जब सोल्यूट ही नहीं है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सोल्यूट की वजह से होता है। जब सोल्यूट ही नहीं है, सिर्फ फ्रेश वाटर है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, 0। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ओपी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का प्रासरण दाब होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि प्रासरण दाब जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा सोल्यूट की वजह से होता है। अब ये फ्रेश वाटर है, इसमें सोल्यूट तो है नहीं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे आप सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, मतलब 1 2 3 इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो अपनी सबसे पहली क्विज है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट जो हमारी क्विज रहेगी उसके अंदर हमारे जो अनदर प्लांट वाटर रिलेशन के जैसे टॉपिक है, जैसे कि डीपीडी वगैरह है, वाटर पोटेंशियल वगैरह है, उन टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं ये सारे के सारे एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर्स को देखने के बाद में अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपके लिए आपने कितना आपको आया है, कोई चीज़ कितनी आपको समझ में आई है, वो चीज़ आपके लिए मेजर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी की सबसे पहली जो क्विज़ है ये अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू।